सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं पीओसी थर्ड के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। पीओसी थर्ड के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, सो हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी और हम लोगों ने यूनिट 2 के पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग की बारी है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने की, जो है राइट इन ब्रीफ अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड एट्रोपिजोमेरिज्म। मीन्स सबसे पहले हम लोग को बताना है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में एंड एट्रोपिजोमेरिज्म के बारे में। एट्रोपिजोमेरिज्म के बारे में हम लोगों को डिटेल में और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू कर देते हैं अपना ये क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, राइट इन ब्रीफ अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बताना है और फिर बताना है एट्रोपिजोमेरिज्म। मीन्स एट्रोपिजोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये कभी कभी तो 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी 7 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है। इट रिफर्स, सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू द फिनोमेना वेयर मॉलिक्यूल्स कैन अडॉप्ट डिफरेंट शेप्स। मतलब कि एक फिनोमेना है जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं कैन अडॉप्ट डिफरेंट शेप्स ड्यू टू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो एक ये फिनोमेना है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल डिफरेंट शेप्स अडॉप्ट कर सकता है, एक मॉलिक्यूल डिफरेंट शेप्स अडॉप्ट कर सकता है ड्यू टू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड से रोटेशन। अब ये देखिए कैसे होता है, और जैसे कि ये मॉलिक्यूल देखिए, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी ये कंपाउंड से, ये तो कार्बन कार्बन से जुड़े हैं। अब कार्बन पे फोकस करिए। कार्बन जो है यहाँ पे दोनों, ये एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड हैं, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रोटेशन फ्रीली हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे रोटेशन फ्रीली हो सकती है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि कैन अडॉप्ट डिफरेंट शेप्स ड्यू टू रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट लिखा है इट डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है या कोई भी बॉन्ड बनता नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ना तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, ना तो यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, बट रोटेशन ऑफ अ ग्रुप अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन होता है। मीन्स यहाँ पे इस कंपाउंड को देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आराम से रोटेट कर सकता है। बाय द वे, अगर आप इसमें देखिए, ये वाले नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए आप, तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकते। यही काम ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी है। रोटेशन दोस्तों आपकी तभी अलाउड होगी जब आपका सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के से, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही रोटेशन पॉसिबल है, और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यही फिनोमेना है हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मतलब कि ये एक तरह का आइसोमेरिज्म है जहाँ पे जो हमारा एक मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट फॉर्म या आइसोमर बना सकता है बाय द रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। मीन्स एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका एक और टर्म, वो है रोटोमर्स। मीन्स डिफरेंट आइसोमर्स फाउंड बाय रोटेशन आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स और रोटोमर्स। तो जो यहाँ पे आइसोमर्स बनते हैं, जैसे कि हम लोग जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ऑप्टिकल से बनते हैं उन्हें इनैंशियोमर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम लोग 2 टर्म्स से डिनोट करते हैं, कॉन्फॉर्मर्स और रोटोमर्स। दोनों ही टर्म्स सही हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके इस कंपाउंड में जितने भी बार आप रोटेट कर सकते हैं, उसको जितनी भी आप बार रोटेट करेंगे, जो आपके डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, उन सबको हम लोग बोल सकते हैं या तो रोटोमर्स या कन्फॉर्मर्स। ओके, तो आगे पढ़ते हैं, आगे इसका क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है। अब हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को पेपर में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनको रोटेट कर रहे हैं।
अब हमारे पास अगर 3D मॉडल होता तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे कि इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, इतने डिग्री में रोटेट कर रहा है, क्योंकि लेकिन दोस्तों हम लोग पेन और पेपर में काम कर रहे हैं, तो इस 3D स्ट्रक्चर को हम लोग एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि जैसे हर कंपाउंड हम लोग बॉन्ड के स्ट्रक्चर में बनाते हैं, वैसे हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इसका 3D स्ट्रक्चर उससे नहीं समझ सकते। सिंपल जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उससे हम लोग 3D स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोग एक नई तरीका यूज़ करेंगे, उस तरीके से हम लोग उसका 3D प्रोजेक्शन समझ सकते हैं। और इसी तरीके का नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन। मीन्स एक तरीके का एक ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, या एक सकते हैं प्रोजेक्शन तरीका है, जहाँ पे हम लोग इसके 3D स्ट्रक्चर्स को पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों न्यूमैन प्रोजेक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑन पेपर। तो ये वही तरीका है, एक तरीका है जहाँ पे हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर में, क्योंकि हम लोग पेपर में 3D मॉडल तो बना नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर तो 2D होता है। इसलिए अगर हम लोग को इसका 3D मॉडल समझना है तो हम लोग को न्यूमैन प्रोजेक्शन समझना पड़ेगा कि न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरह से बनाते हैं। ओके, एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एटम अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका दोस्तों मतलब यही है कि हम लोग स्पेशल ओरिएंटेशन मीन्स 3D स्ट्रक्चर, तो हम लोग को ये मदद करता है अंडरस्टैंड करने में 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम। मतलब कि जो 3D ओरिएंटेशन है ना, उसको समझने में मदद करता है ऑफ एटम अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे कि ये दोस्तों मतलब इसका ये जो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड जो मैंने बनाया है इधर, इस कंपाउंड से आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बना हुआ है, लेकिन इसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि 3D स्ट्रक्चर में इसका क्या है। इसी चीज़ के लिए हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे कि समझेंगे कि 3D स्पेस में ये कैसा दिखेगा। ओके, क्योंकि ये सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिर्फ 2D के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 3D के लिए हम लोग न्यूमैन करेंगे। ठीक है, यही हम लोग को न्यूमैन की यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ी है। अब दोस्तों न्यूमैन के लिए अब देखिए कैसे होता है। ये देखिए, ये एक सिंपल कंपाउंड है, जो मोस्ट सिंपल कंपाउंड जो हम लोग सबसे आसान समझ सकते हैं वो है ईथेन। ठीक है, तो अब ये देखिए कि यहाँ पे ईथेन में 2 कार्बन होते हैं। तो दोस्तों ये जो डॉट बनी है, ये जो 3 लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो डॉट है ये है एक कार्बन, और ये जो बड़ा सर्कल बना हुआ है ये है दूसरा कार्बन। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये जो छोटी सी डॉट है जो छोटी सी जहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो है आपका एक कार्बन, और ये जो बड़ा सा एक सर्कल है वो है आपका सेकेंड कार्बन। तो एक कार्बन आगे और एक कार्बन पीछे। तो आप समझ सकते हैं जो डॉट है वो प्लेन के ऊपर है और जो सर्कल है वो पीछे है। और यहाँ पे H देख सकते हैं किस तरह से 3 H जो हैं ये इस डॉट से कनेक्टेड हैं। 3 H दोस्तों यहाँ पे आपके इस डॉट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और 3 H देखिए ये वाले H इस सर्कल से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल से कनेक्टेड, मतलब कि पीछे वाले कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक, ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका दोस्तों ये है कि हम लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे जो H है सबके बीच में 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, सबके बीच में, ये वाले H के बीच में और ये वाले H के बीच में 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो H है इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं है, इन दोनों के बीच में 0 बॉन्ड एंगल है। आप समझ सकते हैं कि ये वाला H सामने है और ये वाला H पीछे है, बस इतना समझ सकते हैं। ये वाला H आपका सामने है और ये वाला H पीछे है। तो दोस्तों यही हम लोगों ने कहा है, 2 फॉर्म इसके बन सकते हैं। एक है दोस्तों इसका स्टैगर्ड और दूसरा है इक्लिप्स्ड। ठीक है, स्टैगर्ड में क्या होता है, जो आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो ग्रुप है, जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में आप देख सकते हैं कि एंगल 60 डिग्री। कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 सेक्शंस हैं और पूरा सर्कल तो 360 होता है। तो इस तरह से मैंने कहा कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये दोनों हाइड्रोजन, एक आगे वाला हाइड्रोजन है पीछे वाला। यहाँ पे जो H हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहाँ पे था 60 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे 0 डिग्री एंगल हो दोनों सब्स्टिट्यूएंट के बीच में, उसे कहते हैं इक्लिप्स्ड।
ठीक है। और जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल हो उसे कहते हैं स्टैगर्ड, है ना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म वर्क कर रहा है न्यूमैन प्रोजेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के साथ। यहाँ पे जो है आपका एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या है। तो ये जो एक टर्म आ रहा है आपका टॉरिजोनल एंगल, टॉरिजोनल एंगल यही जो दो सक्सेसिव रेडियन के बीच का जो एंगल है यही, यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये इसका टॉरिजोनल एंगल 60 हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे इसका टॉरिजोनल एंगल हो गया 0। यही सिंपल लिखा हुआ कि स्टैगर्ड फॉर्म में जो आपका टॉरिजोनल एंगल होता है वो आपका होता है 60 और एक्लिप्स फॉर्म में कितना होता है 0। ओके, तो ये इसके दो फॉर्म्स हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। ओके, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है। अब स्टेबिलिटी स्टेटस की क्या स्टेबिलिटी का, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने पढ़ तो लिया कि भाई ये स्टैगर्ड है और ये एक्लिप्स्ड है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी का क्या है, इनकी स्टेबिलिटी क्या रिलेशन है। अब ये देखिए दोस्तों, ये दोनों ही रोटोमर्स हैं, एक ये रोटोमर है और एक दूसरा ये रोटोमर है, दोनों ही रोटोमर। और यही है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, किस तरह से एक ही कंपाउंड दो तरीके में एग्जिस्ट कर रहा है, एक कर रहा है एग्जिस्ट स्टैगर्ड फॉर्म में और दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है इक्लिप्स फॉर्म में। ये ही दोनों रोटोमर्स हैं। अभी हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, लेकिन इथेन हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही रोटोमर्स बन सकते हैं, या तो स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इनका स्टेबिलिटी देखते हैं क्या स्टेबिलिटी है। तो इनका स्टेबिलिटी स्टेटस देखते हैं क्या है इनका। तो इक्लिप्स फॉर्म में क्या है, स्टेबिलिटी स्टेटस पढ़ रहे हैं लीस्ट स्टेबल। तो इक्लिप्स फॉर्म लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन, मतलब कि स्टेरिक रिपल्शन के वजह से बिटवीन हाइड्रोजन एटम। समझ सकते हैं आप किस तरह से कि ये जो इक्लिप्स्ड है ना, ये इक्लिप्स फॉर्म में ये दोनों हाइड्रोजन कितने पास में, आप देख सकते हैं कितने पास हैं, क्योंकि इनका बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अब जब बीच का एंगल का 0 डिग्री है तो ये बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल बहुत ही पास। इस वजह से यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, और स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी हो रही है ना। इनस्टेबिलिटी मतलब कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को जैसे अट्रैक्ट होता है उसका अपोजिट क्या होता है, रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन। तो यहाँ पे दोनों रिपल्शन कर रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ गई है। और जो कि ये लोग दोनों रिपेल कर रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है, एनर्जी भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, इसीलिए ये अनस्टेबल है। लेकिन दोस्तों उसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ देखिए, यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री है, यहाँ पे दोनों काफ़ी दूर है, मतलब कि काफ़ी दूर तो नहीं लेकिन हाँ अच्छा खासा दूर हैं एज़ कम्पेयर टू द इक्लिप्स, यहाँ पे दूर हैं। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन बहुत ही लेस है, यहाँ पे बहुत स्टेरिक रिपल्शन बहुत ही लेस है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लेस है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसीलिए ये जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द इक्लिप्स्ड फॉर्म। यही सिंपल सी बात हम बताना चाहते हैं कि क्यों स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एंगल बीच का टॉरिजोनल एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है दूर, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन जो है, स्टेरिक रिपल्शन वो बहुत कम है, बहुत कम, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो है 0 डिग्री, और जो स्टेरिक रिपल्शन है वो है बहुत ज़्यादा इधर, इसलिए ये हो गया आपका, इसी कारण से ये हो गया आपका जो स्टैगर्ड फॉर्म है ये हो गया स्टेबल, और इक्लिप्स फॉर्म हो गया अनस्टेबल। तो आई होप इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने कहा कि स्टैगर्ड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एंड इक्लिप्स फॉर्म इज़ लेस स्टेबल। ओके, यही यहाँ पे स्टेबिलिटी स्टेटस में मैंने बताया है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। स्टैगर्ड का मैंने लिखा है मोर स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेरिक रिपल्शन लेस एनर्जी, यहाँ पे क्योंकि जब दोस्तों जब स्टेरिक रिपल्शन ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। जब कहीं पे रिपल्शन होगा तभी तो एनर्जी आएगी, या अट्रैक्शन हो तब एनर्जी आएगी। इतनी कम रिपल्शन है यहाँ पे कि इसीलिए मैंने लिखा हुआ है लेस एनर्जी, नो एनर्जी नहीं, लेस, थोड़ी, ठीक है। अब एग्जांपल है तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, इथेन का तो हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं ब्यूटेन, ठीक है। दोस्तों इसमें 4 कार्बन होते हैं, सबको पता है।
तो दोस्तों देखिए गिनते कार्बन कितने हैं। एक ये बीच का जो यहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये बड़ा सर्कल है ना, 2 कार्बन तो इधर हो गए, और 2 कार्बन तो आपको ये दिख ही रहे हैं, 2 कार्बन तो आपको ये दिख ही रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 4 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए, और एच भी आप गिन लीजिए सब बराबर हैं, है ना। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पे मैंने ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर दिया, 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन मैंने डॉट और सर्कल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। अब अगर इस जो सिंपल फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कराऊँ, 60 डिग्री कैसे रोटेट कराएं, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन दोस्तों कौन सी है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप चाहिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, आप चाहे तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, मैंने क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। तो इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, देखिए क्या होता है। अगर दोस्तों आप इमेजिन करिएगा, अगर आप खुद से भी पेन कॉपी लेके इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। अगर हम इसको इस तरह से रोटेट कराएं तो क्या होगा, ये वाला जो अब कौन से किस, इस वाले को जो बीच वाला जो पॉइंट वाला है इसको मैंने होल्ड रखा है, इसको मैंने नहीं छेड़ा है। जो पीछे वाला है, जो पीछे वाला, इसी को मैं रोटेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों रोटेट करने से फायदा ही क्या है दोस्तों, समझ सकते हैं ना। जो बीच वाला कार्बन है इसको मैंने रोटेट नहीं किया, इसको मैंने होल्ड रखा है, इसको मैंने पकड़ रखा है, ये रोटेट नहीं करेगा। रोटेट कौन से करेगा, पीछे वाला कार्बन, ठीक है। और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एरो आप देख सकते हैं। तो जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, पीछे वाला कार्बन क्या होगा, क्या इसका पीछे वाले कार्बन को आप रोटेट करें तो ये CH3, ये CH3 इधर चला आएगा, ये H इधर चला आएगा, ठीक है, और ये H इधर चला आएगा। बात वही, देखो मैंने वही लिखी है, ये CH3 मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया है, ये H मैंने यहाँ कर दिया है, और ये H मैंने यहाँ कर दिया है। देख सकते हैं सिंपल सा 60 डिग्री मैंने इसको रोटेट करा दिया। आपको इसे पेन कॉपी लेके खुद रोटेट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप बीच, ये जो पॉइंट वाला कार्बन है इसे नहीं रोटेट करना है, रोटेट किसे करना है, पीछे वाले कार्बन को, ठीक। फिर हम इसको और 60 डिग्री घुमाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक हमारी सारी 60 डिग्री हो ना जाए, ठीक है। तो ठीक है, हमारा ये आ गया था, ठीक। अब इसको हम और रोटेट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया था। अब मैंने इसको, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, इसको मैंने, इस कंपाउंड को मैंने फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर से मैंने रोटेट कर दिया, फिर से रोटेट किया तो ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब फिर से रोटेट करते हैं 60 डिग्री को तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। करते रहिए रोटेट, ऐसे मैंने कितनी बार किया, 1 2 3, ठीक है, 3 और 4 और 5, ठीक है। तो मैंने इतनी बार इनको रोटेट किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास स्ट्रक्चर कितने हैं, आप स्ट्रक्चर गिनते कितने मेरे पास आए हैं। ये है 1, ये 2, ठीक है, और 3 4 5 6, ये 6 मेरे पास स्ट्रक्चर्स आए हैं, इतने मेरे पास स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, ठीक है। मैंने इनको 60 डिग्री इस तरह से रोटेट किया है कि मैंने, आप ध्यान रखिए दोस्तों, बीच वाला कार्बन नहीं रोटेट करना है, पीछे वाला कार्बन ही रोटेट करना है। आप इसको पेन कॉपी में खुद से करके देखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग तो देखेंगे आप कि 1 3 और 5th जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म में है, और 2nd 4th और जो 6th है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, आप ये देख सकते होंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्म देखते हैं, सेकेंड वाला कैसा है, इक्लिप्स है। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो 0 डिग्री है ना। यहाँ पहले वाले में देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1st 3rd और 5th है वो स्टैगर्ड है, और 2nd 4th और 6th इक्लिप्स्ड है। तो अल्टरनेटिवली यहाँ पे हो रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड इस तरह से चल रहा है ना। तो आप किसी भी कंपाउंड को देख के बना सकते हैं। अब इससे ब्यूटेन को मैंने इसलिए क्योंकि ब्यूटेन
क्योंकि ब्यूटेन थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट, इथेन का तो हम लोग बना ही चुके थे, ब्यूटेन का मैंने नेक्स्ट है क्योंकि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। आप थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्ट ले सकते हैं, हेक्सेन ले सकते हैं, है ना, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 60 डिग्री रोटेट करा के आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा स्टैगर्ड बनना है, कौन सा इक्लिप्स बनना है। और स्टेबिलिटी तो आपको पता है, इक्लिप्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो लेस होती है, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि क्या है। और दोस्तों यही है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये सब क्या हैं, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो रोटोमर्स हैं। ये भी रोटोमर है, ये भी रोटोमर है, ये भी रोटोमर है, सारे स्ट्रक्चर्स ये रोटोमर्स ही हैं। और इसी को कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। रोटेशन में ये काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ते हैं हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखे, इथेन और ब्यूटेन का। अगर आपको चाहे तो आप थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल भी ले सकते हैं, हेक्सेन का ले सकते हैं, ओके। अगर आपको हेक्सेन का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं हेक्सेन का भी स्ट्रक्चर आपको बना के दे दूंगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने क्वेश्चन में पूछा गया था, एट्रोपिजोमेरिज्म। एट्रोपिजोमेरिज्म बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको ध्यान रखना है। पहले वाले में क्या था, रोटेशन हो रही थी, यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, कम, मतलब कि रोटेशन नहीं होने देना है। अराउंड अ सिंगल बॉन्ड टिपिकली ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब कि दोस्तों आप इस कंपाउंड को देखिए जरा, ये कंपाउंड में एक सिंगल बॉन्ड है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ तो रोटेट करा देंगे, इसको पकड़ लें और इसको रोटेट करा दें। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, मतलब कि मना है, नहीं हो सकती। और इसी वजह से एक दूसरा आइसोमेरिज्म की मतलब कि होता है, और उसे कहते हैं हम लोग एट्रोपिजोमेरिज्म। मीन्स कहीं हद तक कह सकते हैं कन्फर्मेशन का उल्टा है। कन्फर्मेशन में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रही थी, यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके। तो ये एट्रोपिज्म की डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है, 6,6 डाई नाइट्रो 2,2 डाइफेनिक एसिड। डाई नाइट्रो क्यों, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन ग्रुप है इसीलिए मैंने बोला डाई नाइट्रो, ठीक है, 6,6 डाई नाइट्रो। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हैं, है ना, तो इसलिए लिखा है 2,2 डाइफेनिक एसिड। डाई मीन्स 2, फेनिक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो देख सकते हैं ये जो 2 कंपाउंड हैं, ये दोनों एट्रोपिजोमेरिज्म की ही एक एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे आपको यहाँ देख रहा होगा कि ये दोनों ही अलग अलग हैं, है ना, ये दोनों ही अलग अलग है। और यहाँ पे जो ये दोनों कंफर्म, ये जो एट्रोपिज्म है, ये इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं कर सकता। और क्योंकि ये रोटेट नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इसी वजह से जन्म होता है एट्रोपिजोमेरिज्म का। और एग्जाम्पल आपको दे रखा है 6,6 डाई नाइट्रो 2,2 डाइफेनिक एसिड, ओके। तो ये था दोस्तों एट्रोपिज्म की एक सिंपल सी डेफिनेशन। मेन था आपका ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको डिटेल में समझाया गया है। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, ओके। थैंक यू गाइस।